नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीके ट्रैकर पे। देखिए फ्रेंड्स, आज से हम एक मिनी सीरीज को यहाँ पे शुरू करने जा रहे हैं। इस सीरीज में हम क्रैश कोर्स के माध्यम से पूरे उत्तराखंड का क्विक रिवीजन यहाँ पर कर जाएंगे, बिल्कुल टू द पॉइंट नोट्स के साथ। काफ़ी समय से काफ़ी सारे फ्रेंड्स के कमेंट आ रहे थे कि पेपर के टाइम पर, एग्जाम टाइम पर रिवीजन को कैसे किया जाए, क्योंकि हमने अलग अलग बुक्स को कवर किया है, अलग अलग आपकी सीरीज हैं। तो काफ़ी कमेंट आ रहे थे कि किस सीरीज को फॉलो किया जाए, कि हम पहले BS नेगी वाली सीरीज को कवर करें एग्जाम टाइम पर बेसिकली, ठीक है। परीक्षा वाणी की सीरीज को देखें, अजय रावत की सीरीज को देखें या बलूदी जी की सीरीज को देखें। काफ़ी सारा कंफ्यूजन यहाँ पर हो रहा था उत्तराखंड जीके को लेकर के। सामान्य ज्ञान और हिंदी को लेकर के तो फिर भी एक ही आपके पास किताब है कि हिंदी के लिए आप लूसेंट की हिंदी और सामान्य ज्ञान के लिए लूसेंट जीके को आप रिवाइज करते हुए चलें। लेकिन उत्तराखंड जीके की एक कंफ्यूजन कि आपको किस सीरीज से कवर करनी है, कौन सी सीरीज आपको पहले कवर करनी है, कैसे इतने कम समय में आप सारी सीरीज को कवर कर पाएंगे, तो उसका ये कंफ्यूजन आपका इस सीरीज में खत्म हो जाएगा। मेनली दो प्रॉब्लम स्टूडेंट्स को यहां पर आ रही हैं। पहली जो प्रॉब्लम थी कि कम समय में पूरा उत्तराखंड हम कैसे कवर करें। तो इस पूरी जो ये मिनी सीरीज हमारी होगी, 15 के करीब इसमें वीडियो होंगी, थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो सकती हैं। इस सीरीज में बिल्कुल टू द पॉइंट्स हम पूरा उत्तराखंड जीके कवर कर जाएंगे। इस तरीके से मैंने यहां पर नोट्स बनाए हैं, ठीक है। तो पहली प्रॉब्लम आपकी सॉल्व कि कम से कम समय में हम पूरा उत्तराखंड यहां पर कर जाएंगे। दूसरी मेन प्रॉब्लम, कौन सी सीरीज को कवर करें। तो इस क्रैश कोर्स के माध्यम से इस जो रिवीजन हम यहां पर करेंगे, आपकी सारी इंपॉर्टेंट किताबों के नोट्स आपको देखने को मिलेंगे। इस सीरीज को अगर आपने कवर कर दिया तो आपकी परीक्षा वाणी कवर होगी, आपका BS नेगी कवर होगा, आपकी अजय रावत, आपकी बलूदी, और साथ में एक और महत्वपूर्ण किताब जिसके फैक्ट हमने अभी तक कवर नहीं किए हैं, भगवान सिंह धामी जी की जो किताब है यूकेपीडिया, उसके नोट्स भी आपको यहां पर देखने को मिलेंगे। यानी सबके नोट्स आपको यहां पर देखने को मिल जाएंगे। तो इससे आपका पूरा उत्तराखंड बहुत अच्छे से कवर हो जाएगा इस मिनी क्रैश कोर्स सीरीज में। साथ में हमारी हिंदी और जीके की जो प्रीवियस ईयर की क्वेश्चंस हैं, उनकी सीरीज हमारी चल रही है, आप उनको भी अच्छे से फॉलो करें। और रिवीजन के लिए जो बुक है लूसेंट और हिंदी की दोनों किताबें, लूसेंट की हिंदी और जीके, दोनों को आप रिवाइज करते हुए चलें। एग्जाम टाइम पर अगर आपको यह टेंशन है कि किस तरीके से आपको उत्तराखंड को कम समय में कवर करना है, वो सारा आपका इस सीरीज के माध्यम से सॉल्यूशन हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आज की इस क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि हम आज की इस क्लास में आपके कौन कौन से टॉपिक हम खत्म करने वाले हैं पूरे A to Z डिटेल में। सबसे पहले हम राज्य प्रतीक चिन्हों के बारे में बात करेंगे। उसके बाद हम उत्तराखंड के जो प्राचीन स्थल हैं, लाखो उडियार, ग्वारख्या उडियार, मलारी ग्राम, इन सब को कवर करेंगे, ठीक है, जो प्रागैतिहासिक काल है। उसके बाद हम जो पौराणिक स्रोत हैं, महाभारत को लेकर क्वेश्चन बनते हैं, ऋग्वेद में लेकर क्वेश्चन बनते हैं, उन सबको यहां पे कवर करेंगे। फिर हम उत्तराखंड की आदि निवासी को लेकर के बात करेंगे, ठीक है। फिर हम प्रमुख अभिलेखों को बात करेंगे, कालसी का अभिलेख मिला है, तालेश्वर जो लेख मिला है, इन सब के बारे में हम बात करेंगे। फिर हम इसी वीडियो में कुड़िंद वंश को कवर कर जाएंगे। उत्तर कुड़िंद काल जो है उसको हम कवर कर जाएंगे, जब उत्तराखंड में नागवंश आया, मौखरी वंश, शक वंश, हर्षवर्धन, होयनसांग, वो सब आपका यहां पे कवर होगा। और फिर इस वीडियो की समाप्ति पौरव वंश के साथ हम यहां पर करेंगे। तो पौरव वंश को भी हम यहीं पे खत्म कर जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, इस सीरीज को यहां से शुरू करते हैं। ये सारे टॉपिक आज की वीडियो में आपको मिलेंगे। चलिए, सबसे पहले बात करेंगे उत्तराखंड के प्रतीक चिन्हों के बारे में। उत्तराखंड के प्रतीक चिन्हों का निर्धारण 2001 में हुआ था, और आपको यहां से कोई भी फैक्ट लिखना नहीं है, सारे फैक्ट हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, बस आपको इनको रिवाइज करते हुए चलना है शॉर्ट नोट्स के माध्यम से, ठीक है। चलिए, तो प्रतीक चिन्हों का निर्धारण उत्तराखंड के कब किया गया था? सन 2001 में किया गया था। उत्तराखंड का राज्य चिन्ह क्या है, यह भी हम देख चुके हैं कि एक गोलाकार मुद्रा है, 3 पर्वत चोटियां हैं, नीचे 4 नदी की लहरें हैं, और बीच वाली चोटी के ऊपर अशोक की लाट है, जिसके नीचे लिखा गया है सत्यमेव जयते। तो वो उत्तराखंड का राज्य चिन्ह है। कब निर्धारित हुए थे प्रतीक चिन्ह उत्तराखंड के? सन 2001 में। अब बात करेंगे यहां से जो प्रतीक चिन्ह है। सबसे पहले उत्तराखंड का राज्य पुष्प क्या है? उत्तराखंड का राज्य पुष्प है ब्रह्म कमल। ब्रह्म कमल किस ऊंचाई पर पाया जाता है? डायरेक्ट क्वेश्चन बेस करेंगे, ठीक है। ब्रह्म कमल आपके 4800 से
6000 मीटर की ऊंचाई पर पाया जाता है। ब्रह्म कमल का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो ब्रह्म कमल का वैज्ञानिक नाम सोसूरिया अवेलेटा है। ब्रह्म कमल किस कुल का पौधा है? तो ये आपके एस्टेरेसी कुल का पौधा है। ठीक है। ब्रह्म कमल का स्थानीय नाम है कौल पदम, इसको भी ध्यान करेंगे। महाभारत में ब्रह्म कमल को क्या बोला गया है? तो महाभारत में ब्रह्म कमल को सौगंधिक पुष्प बोला गया है। ठीक है। हिमाचल प्रदेश में ब्रह्म कमल को दूधा फूल बोला जाता है। इसके अलावा कश्मीर में ब्रह्म कमल को गलगल बोला जाता है, इसको भी ध्यान करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट है, उत्तराखंड में ब्रह्म कमल की कितनी प्रजातियां पाई जाती हैं? डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। 24 प्रजातियां। पूरी दुनिया में कितनी प्रजातियां पाई जाती हैं ब्रह्म कमल की? 210 प्रजातियां। ब्रह्म कमल के खिलने का समय क्या है? तो ब्रह्म कमल के खिलने का समय है जुलाई से सितंबर के मध्य में। इसको आपने ध्यान रखना है। ब्रह्म कमल से सारे फैक्ट हमने देखे। नेक्स्ट है हमारा राज्य पक्षी। उत्तराखंड का राज्य पक्षी क्या है, कौन है? तो उत्तराखंड का राज्य पक्षी है मोनाल। मोनाल को हिमालय का मयूर भी कहते हैं। इसका स्थानीय नाम है मोनाल या मनियाल। क्वेश्चन बनेगा, स्थानीय नाम बताइए, मोनाल या मनियाल। उत्तराखंड में मोनाल की कितनी प्रजातियां पाई जाती हैं? तो उत्तराखंड में मोनाल की 4 प्रजातियां पाई जाती हैं। ठीक है। मोनाल का जो मोनाल है उत्तराखंड का राज्य पक्षी तो है, साथ में नेपाल का राष्ट्रीय पक्षी भी है, इसको भी याद करेंगे। नेपाल में इसे डंगन बोला जाता है। भूटान में जो मोनाल है इसे भूप बोला जाता है। इसके अलावा कश्मीर में इसे सुनाल बोला जाता है। सिक्किम में मोनाल को चामदोंग बोला जाता है। इसको भी आपने याद करना है जो आपको, ठीक है, जो आपके पहले के नोट्स हैं बस साथ में उनको खोलकर रखिए और जो जो नई बातें लगे रिवाइज करते हुए चले अपने नोट्स के साथ। और कुछ नई बातें, क्योंकि हम कई सारी किताबों को मिक्सचर यहां पर पढ़ रहे हैं, तो उनको वहीं पर लिखते हुए चलें, अलग से नोट्स आपने नहीं बनाने हैं। ठीक है। मोनाल किस ऊंचाई पर पाई जाती है? तो मोनाल 2500 से 5000 मीटर की ऊंचाई पर पाई जाती है। मोनाल में ही नर प्रजाति कौन है? तो वो है आपकी डफिया। देखिए, मोनाल और डफिया दोनों एक ही प्रजाति के पक्षी हैं। जो मोनाल है ये मादा है, जो डफिया है ये नर है, इसको भी ध्यान करेंगे। मोनाल का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो मोनाल का वैज्ञानिक नाम है लोफोफोरस इम्पीजेनस, इसका वैज्ञानिक नाम है। मोनाल का प्रिय भोजन क्या है? मोनाल का प्रिय भोजन आलू है। यह भी बहुत बार क्वेश्चन आता है। मोनाल को या किसकी फसल को मोनाल सबसे ज्यादा नुकसान करती है? आलू की फसल को। राज्य के वन्यजीव संरक्षण बोर्ड द्वारा पहली बार इसकी गणना 2008 में कराई गई थी। क्वेश्चन बनेगा, मोनाल की गणना सबसे पहले कब कराई गई? 2008 में। तब इनकी कितनी संख्या निकली थी? तब उस समय 2008 की अगर हम बात करें, जब पहली बार इनकी गणना हुई, 919 मोनाल राज्य में थे। ठीक है। नेक्स्ट है राज्य पशु। उत्तराखंड का राज्य पशु कौन है? कस्तूरी मृग। कस्तूरी मृग किस ऊंचाई पर पाया जाता है? तो कस्तूरी मृग आपके 3600 से 4400 मीटर की ऊंचाई पर पाया जाता है। कस्तूरी मृग का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो मास्कस काइसोगास्टर इसका वैज्ञानिक नाम है। ठीक है। इसका अन्य नाम क्या है? तो कस्तूरी मृग को हिमालयन मस्क डियर भी बोला जाता है। ठीक है। इसके सूंघने की और सुनने की क्षमता काफी तेज होती है। क्वेश्चन बनता है आपसे, कस्तूरी मृग की विशेषता क्या है? इसकी तीव्र सूंघने की शक्ति या कम सूंघने की शक्ति, इस तरीके से। तो इसकी सूंघने और सुनने की शक्ति काफी तीव्र है। ठीक है। कस्तूरी मृग में आत्मरक्षा के लिए 2 दांत होते हैं। कस्तूरी मृग का प्रिय भोजन केदार पाती है। गर्भधारण अवधि कितनी होती है कस्तूरी मृग में? ये 6 माह की होती है। जो एक कस्तूरी मृग होता है, इसकी अगर हम आयु की बात करें, एवरेज एज की बात करें, तो 20 वर्ष का इनका जीवन काल होता है। गर्भधारण अवधि इनमें 6 महीने की होती है। कस्तूरी मृग से कस्तूरी एक बार में कितनी ग्राम प्राप्त की जा सकती है? तो एक बार में केवल 30 से 45 ग्राम आप कस्तूरी प्राप्त कर सकते हो एक कस्तूरी मृग से। जो कस्तूरी प्राप्त होती है ये केवल नर कस्तूरी से प्राप्त होती है, इसको भी ध्यान रखना। जो मादा कस्तूरी मृग होता है उससे हमें कस्तूरी नहीं मिलती, केवल किससे मिलती है? नर से, वो भी हर 3 साल के अंतराल में। ठीक है। यानी ऐसा कस्तूरी मृग जो नर है
1 साल से ज़्यादा उसकी उम्र है और उससे हमें कस्तूरी मिलती है एक बार में 30 से 45 ग्राम और ये कस्तूरी हर 3 साल के अंतराल में मिलती है। ठीक है, इसको ध्यान करेंगे। कस्तूरी का रासायनिक नाम क्या है? तो कस्तूरी जो हमें इससे मिलती है इसका रासायनिक नाम है मिथाइल ट्राइक्लोरोपेंटाडेकेनॉल। इसका केमिकल नेम है, इसका रासायनिक नाम है, इसको भी याद करना है। नेक्स्ट है कस्तूरी मृग के संरक्षण के लिए किए गए कार्य। कस्तूरी मृग, क्योंकि इससे कस्तूरी प्राप्त होती है, काफ़ी सारा इसका इस्तेमाल किया जाता है, तो इसका अवैध शिकार भी होता है। उसी को रोकने के लिए, इनके संरक्षण के लिए कुछ कार्य किए गए हैं, उनको देखते हैं। केदारनाथ वन्यजीव विहार, इसकी स्थापना कब की गई? तो केदारनाथ वन्यजीव विहार आपके 1972 में बना। ये आपके चमोली में है और कुछ हिस्सा इसका रुद्रप्रयाग में भी फैला है। ठीक है, इसको भी ध्यान रखना है। जो केदारनाथ वन्यजीव विहार है मेन आपका चमोली में है, लेकिन कुछ हिस्सा रुद्रप्रयाग में भी आता है। स्थापना कब हुई? 1972 में। ठीक है। दूसरा, मेहरुड़ी कस्तूरी मृग अनुसंधान संस्थान, इसकी लोकेशन को लेकर बहुत सारा डाउट रहता है कि ये कौन से जिले में है। याद रखना आपके बागेश्वर में है। 1977 में इसकी स्थापना हुई थी। फिर आता है चमोली का कांचुला खर्क, जहां पर कस्तूरी मृग प्रजनन एवं संरक्षण केंद्र स्थापित है। डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है कि कस्तूरी मृग प्रजनन केंद्र कहां स्थित है? आपके कांचुला खर्क में, चमोली जनपद में। और कब बनाया गया? 1982 में इसे बनाया गया था। ठीक है। और इसके साथ आता है आस्कोट अभयारण्य। सबसे ज्यादा कस्तूरी मृग यहीं पर पाए जाते हैं और इसकी स्थापना 1986 में हुई। ये आपके पिथौरागढ़ जिले में स्थित है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट कार्य जो कस्तूरी मृग के संरक्षण के लिए किए गए, किस जनपद में है, कब इनका गठन हुआ, ये सब आपसे पूछे जाते हैं। एक पेपर में तो क्वेश्चन ये पूछा गया था कि जो चमोली का कांचुला खर्क है किसके लिए प्रसिद्ध है? तो आप बताएंगे कस्तूरी मृग प्रजनन एवं संरक्षण केंद्र के लिए। इसको ध्यान करेंगे। ठीक है। साथ साथ में मैं आपको बताते हुए चलूंगा कि कौन कौन से क्वेश्चन किस तरीके से आपसे पेपर में पूछे जा चुके हैं पहले के। नेक्स्ट है राज्य वृक्ष। उत्तराखंड का राज्य वृक्ष क्या है? उत्तराखंड का राज्य वृक्ष है बुरांश। बुरांश का वनस्पतिक नाम क्या है? तो बुरांश का वनस्पतिक नाम है रोडोडेंड्रॉन अर्बोरियम, इसका वनस्पतिक नाम है। अगर हम इसके कुल की बात करें, ये किस कुल का वृक्ष है? तो यह आपके एरिकेसी कुल का वृक्ष है। जैसे हमने ब्रह्मकमल को देखा वो एस्टेरेसी कुल का था, इसी प्रकार जो आपका बुरांश है ये एरिकेसी कुल का है। बुरांश का जो वृक्ष है यह विशुद्ध एक पर्वतीय वृक्ष है, यानी केवल पर्वतों में ही हो सकता है, मैदानों में इसे नहीं उगाया जा सकता। तो एक विशुद्ध पर्वतीय वृक्ष है, एरिकेसी कुल का है। यह 1500 से 4000 मीटर की ऊंचाई पर पाया जाता है। जो बुरांश के वृक्ष हैं किस ऊंचाई पर पाए जाते हैं? 1500 से 4000 मीटर की ऊंचाई पर। इसका रंग कैसा होता है? जब बुरांश के वृक्षों पे फूल लगते हैं तो किस रंग का होता है? देखिए, चटक लाल से इनकी शुरुआत होती है, जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती जाती है ये जो चटक लाल था रंग फीका होता जाता है और एक ऊंचाई के बाद 11000 फीट की ऊंचाई के बाद आपको सफेद बुरांश देखने को मिलते हैं। इसको भी याद करेंगे। ठीक है। इसका हमने वैज्ञानिक नाम यहां पर देखा, वनस्पतिक नाम रोडोडेंड्रॉन अर्बोरियम। हिमाचल प्रदेश में बुरांश को बुरांशो बोला जाता है। इसके अलावा नेपाल में बुरांश को गुरांश बोला जाता है। इसको भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है। बुरांश वृक्ष में फूल खिलने का समय कितना है? तो ये है आपका अब फरवरी से अप्रैल के मध्य में इसमें फूल लगते हैं। इसको भी याद करेंगे, क्वेश्चन बनता है। सफेद बुरांश हमने देख लिए 11000 फीट की ऊंचाई पर। बुरांश को संरक्षित वृक्ष कब घोषित किया गया? 1974 में इसे संरक्षित वृक्ष घोषित किया गया। ठीक है, इसको भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है हमारा राज्य फल। उत्तराखंड का राज्य फल क्या है? उत्तराखंड का राज्य फल है काफल। काफल का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो मिरिका एस्टुलेंटा इसका वैज्ञानिक नाम है। इसको भी याद करेंगे। उत्तराखंड की अगर हम बात करें राज्य मिठाई कौन सी है, कई बार हो सकता है पूछ लिया जाए, तो राज्य मिठाई है आपकी बाल मिठाई।
ठीक है। और ये क्वेश्चन पेपर में बन चुका है कि कौन सा जनपद बाल मिठाई का घर उपनाम से जाना जाता है। आप सभी जानते हैं अल्मोड़ा की बाल मिठाई न केवल उत्तराखंड में बल्कि पूरे देश में काफी ज्यादा फेमस है, तो इसको आपने याद रखना है, बाल मिठाई का घर अल्मोड़ा को बोला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है राज्य तितली। उत्तराखंड की राज्य तितली कौन है? उत्तराखंड की राजकीय तितली है कॉमन पिकॉक, ठीक है। 2016 में कॉमन पिकॉक या लोग मोर को राज्य तितली घोषित किया गया था। इसे लोग मोर भी बोला जाता है। कब घोषित किया गया कॉमन पिकॉक को राज्य तितली? 2016। तितली को राज्य चिन्ह घोषित करने वाला उत्तराखंड देश का दूसरा राज्य है, ठीक है। यानी कि अपने प्रतीक चिन्हों में, जैसे हमने राज्य वाद्ययंत्र की हम देखेंगे, राज्य खेल, राज्य पुष्प, इसी प्रकार राज्य तितली घोषित करने वाला उत्तराखंड देश का कौन सा राज्य है? दूसरा राज्य है। इससे पहले कौन है? पहले आता है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र ने भी एक तितली है जिसे कहते हैं ब्लू मॉर्मन, उसे राजकीय तितली घोषित किया है। तो किसी तितली को राज्य तितली बनाने वाला उत्तराखंड देश का दूसरा राज्य है। कब बनाया? 2016, ठीक है। इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? अगर हम बात करें कॉमन पिकॉक की, इसका वैज्ञानिक नाम है पेपिलियो बाइनर, इसका वैज्ञानिक नाम है। जो ये तितली है इसका रंग मोर के जैसा है, ठीक है, मोर के जैसे ये दिखती है, इसीलिए इसका नाम क्या है? कॉमन पिकॉक, ठीक है। जो लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड है उसने 1996 में इस कॉमन पिकॉक को भारत की सबसे सुंदर तितली का खिताब दिया था। कब दिया? 1996। वैज्ञानिक नाम हमने देख लिया। देहरादून के लच्छीवाला में बटरफ्लाई पार्क कब खोला गया? तो बटरफ्लाई पार्क आपका कहां है? तितली पार्क। सीधा क्वेश्चन बनेगा, आपके देहरादून के लच्छीवाला में है और इसे 2016 में ही खोला गया था। इसको भी याद करना है। नेक्स्ट है राज्य खेल। उत्तराखंड का राज्य खेल क्या है? उत्तराखंड का राजकीय खेल है फुटबॉल। कब घोषित किया गया? 2011। उत्तराखंड का राज्य गीत क्या है? तो उत्तराखंड देवभूमि मातृभूमि शत शत नमन, ये उत्तराखंड का राज्य गीत है जिसे 2016 में घोषित किया गया, ठीक है। कब अपनाया गया उत्तराखंड का राज्य गीत? 2016। इसके लेखक कौन है राज्य गीत के? तो राज्य गीत के लेखक हैं हेमंत बिष्ट। और जो ये गीत गाया गया है किसके द्वारा गाया गया है? नरेंद्र सिंह नेगी और अनुराधा निराला जी के द्वारा इसे गाया गया है, ठीक है। इसको याद करेंगे। दर्जा कब दिया गया था? 2016 में इसे दर्जा दिया गया था। नेक्स्ट है राज्य वाद्ययंत्र। उत्तराखंड का राजकीय वाद्ययंत्र क्या है? ढोल। कब घोषित किया गया? 2015 में। और किसकी सिफारिश पर किया गया? भंडारी कमेटी की सिफारिश पर ढोल को उत्तराखंड का राजकीय वाद्ययंत्र घोषित किया गया। उत्तराखंड में ढोल सागर के एकमात्र ज्ञाता कौन है? ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, ढोल से ही संबंधित है, तो यहीं पर इसको याद कर लेंगे, ठीक है। उत्तराखंड में ढोल सागर के एकमात्र ज्ञाता हैं उत्तम दास, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा द्वितीय राजभाषा। उत्तराखंड की प्रथम राजभाषा आप जानते हैं हिंदी है। दूसरी राजभाषा कौन है? यह है संस्कृत। कब से है? 2010 से। उत्तराखंड की दूसरी राजभाषा संस्कृत है। 2010 से यह उत्तराखंड की राजभाषा है। इसे भी आपने याद करना है, ठीक है। तो ये हमने राज्य के जो प्रतीक चिन्ह हैं उनको देखा। अब हम प्राचीन स्थलों के बारे में बात करेंगे जहां से आपके क्वेश्चन बहुत सारे बनते हैं। सबसे पहले बात करेंगे प्राचीन स्थलों में देवीधुरा की, ठीक है। देवीधुरा कौन से जनपद में है? पहला क्वेश्चन चंपावत में है, ठीक है। यहां से प्रागैतिहासिक काल की समाधियां प्राप्त हुई हैं। क्वेश्चन बनेगा प्रागैतिहासिक काल की समाधियां सर्वप्रथम कहां से मिली थी? देवीधुरा से मिली थी। इन समाधियों की खोज किसने करी थी? ये करी थी हेनवुड ने 1856 में। और इसीलिए हेनवुड को उत्तराखंड में पुरातत्व का जनक बोला जाता है। सीधा क्वेश्चन बनता है, देखिए 4 लाइन में 4 क्वेश्चन हो गए। प्रागैतिहासिक काल की समाधियां सबसे पहले कहां से मिली? आप बताएंगे देवीधुरा। किसने खोजा? हेनवुड ने खोजा। कब खोजा? 1856 में खोजा। और इसीलिए हेनवुड को उत्तराखंड में पुरातत्व का जनक माना जाता है, ठीक है। इन समाधियों को जो बुर्ज होम है जो कि कश्मीर में आपका पड़ता है, वहां से जो समाधियां मिली हैं उनके समान माना गया है। क्वेश्चन किस तरीके से डिजाइन करता है एग्जामिनर? आपको पूछेगा राज्य में किस स्थान से
कश्मीर के बुर्जहोम जैसी समाधियां मिली हैं। कहां से मिली हैं? देवी धुरा से, जिनकी खोज हेनवुड ने करी थी, इसको ध्यान रखेंगे। ठीक है, देवी धुरा में कपमार्क्स की खोज किसने करी थी? तो इनकी खोज करी थी MP जोशी ने। इनका नाम भी आपने याद करना है। ठीक है, दोनों आपसे पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है द्वाराहाट समाधियां। द्वाराहाट समाधियों की बात करें तो द्वाराहाट से भी हमें समाधियां मिली हैं। इनकी खोज कर्नाक के द्वारा करी गई 1877 में, इसने इनकी खोज करी थी। ठीक है, द्वाराहाट आपके अल्मोड़ा में है। यहीं से द्वाराहाट में ही एक मंदिर है, चंद्रवेश्वर मंदिर। इसी चंद्रेश्वर मंदिर से हमें कपमार्क्स भी मिले हैं। क्वेश्चन बनता है द्वाराहाट के किस मंदिर से हमें कपमार्क्स मिले हैं? चंद्रवेश्वर मंदिर। ठीक है, इसके अलावा जो 14 नर्तकों का सुंदर चित्रण है, यह भी हमें कहां से मिला है? अल्मोड़ा के कसार देवी से मिला है। इसको भी आपने याद करना है। 3 लाइन में 3 से 4 प्रश्न हमने देखे। ठीक है, नेक्स्ट है लाखू गुफा, ये जिसे हम लाखू उडियार भी कहते हैं। इसको लेकर बहुत सारे क्वेश्चन आपके बन चुके हैं पेपर में। लाखू उडियार की बात करें, ये आपके कौन से जनपद में है? लाखू गुफा आपके अल्मोड़ा में है। कौन सी नदी के तट पर है लाखू गुफा? अगर हम बात करें, सुयाल नदी। और ये सुयाल नदी किसकी सहायक नदी है? कोसी नदी की सहायक नदी है। इसको भी याद रखना है। ठीक है, इसकी खोज किसने करी थी? तो लाखू गुफा की खोज 1968 में MP जोशी के द्वारा करी गई। कई बार हम किसको कर चुके। ठीक है, मुख्य विषय क्या है यहाँ का? लाखू उडियार की अगर हम बात करते हैं, इसका मुख्य विषय है सामूहिक नृत्य। ठीक है, जो लाखू उडियार है, इसका जो यहां से हमें शैलाश्रय मिले हैं, ये पूरा किस आकार में है? ठीक है, ये आपके नागफनी आकार में है। इसको भी याद करेंगे। इसे राज्य का सर्वोत्तम शिलाश्रय माना जाता है। क्वेश्चन बनेगा किस शिलाश्रय को राज्य का सर्वोत्तम माना जाता है? लाखू उडियार से जो हमें शिलाश्रय मिले हैं। ठीक है, यहां से हमें मानव पशुओं के रंगीन चित्र देखने को मिलते हैं, रंगीन शैल चित्र देखने को मिलते हैं। ठीक है, यहां से मिले शैल चित्रों की तुलना मध्य प्रदेश के भीमबेटका के चित्रों से की जाती है। भीमबेटका की गुफाएं आपकी कहां है? मध्य प्रदेश में हैं। और वहां से जो हमें शैल चित्र मिले हैं, उनकी तुलना उत्तराखंड के लाखू उडियार से जो हमें मिले हैं, उनके साथ की जाती है। क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, लाखू गुफा को प्रागैतिहासिक काल की पहली खोज किसने माना है? तो ये किसने माना? यशवंत सिंह कठोच ने लाखू उडियार को प्रागैतिहासिक काल की पहली खोज माना था। इसे भी आपने ध्यान रखना है, क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है ग्वारख्या गुफा। ठीक है, जिसे हम ग्वारख्या उडियार भी कहते हैं। देखिए, ग्वारख्या उडियार की बात करें, इसका गांव आपसे पूछा जाता है। ग्वारख्या उडियार आपके डुंगरी गांव में है, चमोली जनपद में है। यहां आपके अलकनंदा नदी के तट पर स्थित है। चित्रकला की दृष्टि से सबसे सुंदर आकृतियां यहीं की मानी जाती हैं। कौन सी उडियार है, कौन सी गुफा है, कौन सा प्रागैतिहासिक काल का स्थल है जिसकी चित्रकला की दृष्टि से सबसे सुंदर आकृतियां मानी जाती है? वो है आपका ग्वारख्या उडियार। ठीक है, यहां से हमें मानव, भेड़, बारहसिंगा, लोमड़ी आदि के रंगीन चित्र मिले हैं। ठीक है, यहां से हमें टोटल 41 आकृतियां मिली हैं, जिसमें से लगभग 33 आकृतियां मनुष्यों की हैं और 8 आकृतियां पशुओं की हमें देखने को मिलती हैं। यहां मनुष्य को त्रिशूल आकार में दिखाया गया है। डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा, ग्वारख्या उडियार में मनुष्य को किस आकार में दिखाया है, या फिर इस स्थान में मनुष्य को त्रिशूल आकार में दिखाया है? तो इसको आपने याद करना है, क्वेश्चन बनता है। मुख्य विषय क्या है यहाँ का? ग्वारख्या उडियार का मुख्य विषय है पशुओं को हांका देकर घेरना। जैसे लाखू उडियार का जो मुख्य विषय था वो सामूहिक नृत्य था। ठीक है, वैसे ही यहाँ का क्या है, यहाँ के जो चित्रों में दिखाया गया है, ये पशुओं को हांका देकर यहाँ पर घेरा जा रहा है। ठीक है, ग्वारख्या उडियार को प्रसिद्ध करने का श्रेय किसको जाता है? तो ग्वारख्या उडियार को फेमस करने का श्रेय, दुनिया की नज़रों में लाने का श्रेय, पुरातत्वविद की नज़रों में लाने का श्रेय जो जाता है वो राकेश भट्ट को जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है सफेद रंग के शैलचित्र हमें कहां से मिले हैं? तो सफेद रंग के शैलचित्र हमें किमनी गांव से मिले हैं। इसे आपने याद करना है। कहां से मिले हैं? किमनी गांव। किमनी गांव आपके चमोली में थराली के निकट है और पिंडर घाटी में यानी पिंडर नदी के तट पर यह स्थित है। इसको भी आपने याद करना है। सफेद रंग के शैलचित्र हमें यहां से मिले हैं।
नेक्स्ट है मलारी गांव। मलारी गांव की बात करें, यह आपके चमोली में है, ठीक है। यहां शवदान की खोज किसने करी थी? तो मलारी गांव से शवदान की खोज शिव प्रसाद डबराल ने करी थी 1956 में, ठीक है। ये एक प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, आपसे पिछले साल पूछा गया था कि मलारी गांव से किसने करी, तो कंफ्यूज मत हो जाना 1856 और 1956 में। 1856 में देवी धुरा से किसने करी है? हमने ऊपर देखा हेनवुड ने। और ठीक 100 साल के बाद मलारी से कौन करेगा शवदानों की खोज? आपके शिव प्रसाद डबराल, ठीक है। गढ़वाल विश्वविद्यालय ने यहाँ का सर्वेक्षण 2 बार करवाया, एक बार 1983 में, दूसरी बार 2001 में। कब करवाया गढ़वाल विश्वविद्यालय ने इसका सर्वेक्षण? 2 बार, 1983 और 2001, ठीक है। जब 1983 में यहां पर सर्वेक्षण कराया गया तो यहां से हमें एक पशु कंकाल मिला, ठीक है, जो माना गया कि हिमालय वृषभ का है। इसके बाद जब 2001 में दोबारा से सर्वेक्षण करवाया गया तो इस दौरान यानी 2001-2 के सर्वेक्षण के दौरान यहां से मानव कंकाल हमें देखने को मिले। इसके अलावा हमें यहां से एक स्वर्ण मुकुट भी देखने को मिला, ठीक है। 5.2 किलो का एक मुख आवरण यानी कि मुकुट हमें देखने को मिला। कब मिला? यहां से 2002 में। ये क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है कि 5.2 केजी का मुख आवरण किस स्थान से मिला है? आप बताएंगे मलारी गांव से, ठीक है। इसको पूछा जाता है। इसके अलावा यहां से हमें बर्तन भी मिले, ठीक है, जो मिट्टी के बर्तन थे वो भी हमें यहां से मिले। इन मिट्टी के बर्तनों की तुलना पाकिस्तान की स्वात घाटी से जो हमें मिट्टी के बर्तन मिले हैं, जो वहां से शिल्प मिले हैं, उनके साथ की जाती है। क्वेश्चन कैसे पूछता है? क्वेश्चन पूछेगा उत्तराखंड के किस स्थान से पाकिस्तान की स्वात घाटी के जैसे मिट्टी के बर्तन मिले हैं, शिल्प मिले हैं? आप बताएंगे मलारी गांव, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, मानव को शिकार करते हुए और नृत्य करते हुए दिखाया गया है। तो किस प्राचीन स्थल से मानव को शिकार करते हुए और नृत्य करते हुए, कैसे नृत्य करते हुए? हाथों में हाथ डालकर नृत्य करते हुए दिखाया गया है मनुष्य को। कहां पर? लोईथाप, अल्मोड़ा में यह आपका स्थित है। तो लोईथाप प्रागैतिहासिक स्थल आपके अल्मोड़ा में है और यहां पर मनुष्य को शिकार करते हुए और डांस करते हुए दिखाया गया है। लोईथाप को लेकर आपको एक बात और याद करनी है। ला से लोईथाप को याद कर लीजिए और ला से लाखू उडियार को याद कर लीजिए। लोईथाप से लाखू उडियार दिखाई देती है, जिसके आधार पर जो इतिहासकार है वो ये मानते हैं कि जब यहाँ पर लोग रहते थे तो इनके बीच में आपस में बातचीत होती थी, इनके बीच में आपस में संपर्क था। क्वेश्चन बन सकता है कि लोईथाप से कौन सा प्रागैतिहासिक स्थल दिखाई देता है? तो लाखू उडियार, लाखू उडियार से लोईथाप, ठीक है। दोनों आपके अल्मोड़ा में है, याद रखेंगे। नेक्स्ट है, नीले रंग के शैलचित्र हमें कहां से मिले हैं? तो नीले रंग के शैलचित्र बहुत बार क्वेश्चन आता है, हम यहाँ पे सारे प्राचीन स्थलों को देख रहे हैं। तो नीले रंग के शैलचित्र हमें उत्तरकाशी के हुडली से मिले हैं। योग मुद्रा में मानव आकृतियां कहां से मिली हैं? तो योग करते हुए मानव आकृतियां, योग करोगे तो ही फल मिलेगा। कहां से मिली हैं? फलसीमा से, अल्मोड़ा में जो कि स्थित है। तो योग करते हुए मानव आकृतियां कहां से मिली हैं? फलसीमा, अल्मोड़ा से, ठीक है। नेक्स्ट है, 8 ताम्र मानव आकृतियां हमें कहां से मिली हैं? तो 8 ताम्र मानव आकृतियां, इनकी खोज 1989 में हुई थी और ये हमें पिथौरागढ़ के बनकोट से मिली हैं। इसको भी आपने याद करना है, क्वेश्चन बन जाता है। फड़कानौली और पेटसाल शिलाश्रय कहां स्थित हैं? तो 2 महत्वपूर्ण शिलाश्रय, एक है आपका फड़कानौली शिलाश्रय जिसकी खोज 1985 में हुई, एक है आपका पेटसाल शिलाश्रय जिसकी खोज 1989 में हुई। दोनों आपके अल्मोड़ा में हैं और दोनों की खोज यशोधर मठपाल के द्वारा करी गई थी, ठीक है। लोकेशन भी याद करनी है, वर्ष भी याद करना है और खोजकर्ता का नाम भी आपने याद करना है, ठीक है। यशोधर मठपाल ने नैनीताल के खुटानी नाला से 1986 में पूर्व पाषाण कालीन प्रस्तर उपकरणों की खोज भी करी थी। इसको भी याद करना है, किसने करी थी? खुटानी नाला से यशोधर मठपाल ने 1986 में। इसे भी आपको याद करना है। जो आपका पेटसाल शिलाश्रय है अल्मोड़ा में, इसी के निकट एक और प्राचीन स्थल है अल्मोड़ा में जिसका नाम है कफर कोट, ठीक है। तो क्वेश्चन बनेगा कफर कोट प्राचीन स्थल, यहां से भी हमें मानव आकृतियां मिली हैं। तो कहां है कफर कोट? आपके अल्मोड़ा में है, इसे भी याद करेंगे,
ठीक है। नेक्स्ट है बहादुराबाद हरिद्वार। 1951 में यहां से ताम्र उपकरण और मृदभांड प्राप्त हुए थे। क्वेश्चन डायरेक्ट बनेगा कि हरिद्वार के बहादुराबाद से ताम्र उपकरणों की खोज कब की गई थी? आप बताएंगे 1951। यहां पर नहर खुदाई का काम चल रहा था और उसी खुदाई के दौरान यहां से ताम्र उपकरण निकले। बाद में इस जगह का उत्खनन करवाया गया और ये उत्खनन 1953 में यज्ञदत्त शर्मा के द्वारा करवाया गया, जब हमें यहां से फिर पाषाण काल के उपकरण देखने को मिले। तो दोनों बातें याद करेंगे। ताम्र उपकरण कब मिले? हमें 1951 में मिले और बाद में इसका उत्खनन 1953 में किसने करवाया? विस्तृत उत्खनन यज्ञदत्त शर्मा ने 1953 में करवाया, जब हमें पाषाण कालीन उपकरण यहां से फिर देखने को मिले। ठीक है, चलिए अब हम बात करेंगे पौराणिक काल या पौराणिक स्रोतों के बारे में। उत्तराखंड के बारे में जानकारी हमें अलग अलग पौराणिक जगहों से मिलती है। हर जगह पर उत्तराखंड को कुछ नाम दिए गए हैं, उन सब की जानकारी अब हम यहां पर देखेंगे। तो हमने उत्तराखंड के प्रतीक चिन्ह का रिवीजन कर दिया, इससे बाहर आपका क्वेश्चन नहीं जाएगा। अगर प्रतीक चिन्ह से कोई क्वेश्चन बनेगा, अगर प्राचीन स्थलों से कोई क्वेश्चन बनेगा, तो इन्हीं में से आपका बनेगा। अब हम बात करेंगे पौराणिक स्रोतों के बारे में। चलिए, उत्तराखंड का पहला उल्लेख हमें कहां मिलता है? तो उत्तराखंड के बारे में जो हमें प्रथम उल्लेख मिलता है वो ऋग्वेद में मिलता है। यह क्वेश्चन पेपर में बन चुका है। ठीक है, ऋग्वेद में उत्तराखंड को क्या बोला गया है? तो ऋग्वेद में उत्तराखंड को देवभूमि या मनुष्यों की भूमि बोला गया है। तो दोनों आपको याद रखने हैं। सीधा क्वेश्चन पूछेगा आपसे, किस ग्रंथ में उत्तराखंड को देवभूमि बोला गया है? आप बताएंगे ऋग्वेद। किस ग्रंथ में उत्तराखंड को मनुष्यों की भूमि बोला गया है? आप बताएंगे ऋग्वेद। इसके अलावा जो अन्य पौराणिक ग्रंथ हैं उनमें उत्तराखंड को पूर्ण भूमि, ऋषि भूमि, पवित्र भूमि, इन सब नामों से भी बोला गया है। ऐत्रेय ब्राह्मण में उत्तराखंड को क्या बोला गया है? तो ऐत्रेय ब्राह्मण ऋग्वेद का ही ये ब्राह्मण ग्रंथ है और इसमें उत्तराखंड को उत्तर कुरु यानी जो कुरु हैं उनकी भूमि बोला गया है। तो कुरुओं की भूमि उत्तर कुरु उत्तराखंड को किस ग्रंथ में बोला है? ऐत्रेय ब्राह्मण में बोला गया है। यह क्वेश्चन भी पेपर में बन जाता है। बौद्ध साहित्यों में उत्तराखंड को क्या बोला गया है? बौद्ध साहित्यों में उत्तराखंड को हिमवंत बोला गया है। लास्ट ईयर ये क्वेश्चन आया था, तब आयोग ने आंसर हेमवंत को माना था। इसको भी याद रखिएगा, इसको भी याद रखिएगा। पिछली बार आयोग ने इसे सही माना था, हिमवंत या हेमवंत। ठीक है, इसको ध्यान करेंगे। इसके अलावा बौद्ध ग्रंथों में उत्तराखंड के लिए उसी नगर भी बोला गया है, इसे भी आपने याद करना है। ठीक है, स्कंद पुराण में उत्तराखंड के लिए क्या बोला गया है? तो स्कंद पुराण में उत्तराखंड के लिए मानसखंड और केदारखंड का नाम हमें देखने को मिलता है। देखिए, मानसखंड यानी कुमाऊं और केदारखंड यानी गढ़वाल। स्कंद पुराण में हमें 5 हिमालय खंड के बारे में जानकारी मिलती है। हिमालय के कितने खंड की जानकारी मिलती है स्कंद पुराण से? 5। कौन कौन से? एक आपका नेपाल हिमालय, ठीक है, दूसरा आपका मानस खंड, एक आपका नेपाल खंड, दूसरा आपका मानस खंड, तीसरा केदार खंड, चौथा जालंधर और पांचवा आपका कश्मीर। तो इनमें से जो आपका मानस खंड और केदार खंड है, इसी से मिलकर बना है आज का उत्तराखंड, जिसमें केदार खंड आज का गढ़वाल है, मानस खंड आज का कुमाऊं है। ठीक है, अगर हम इनके क्षेत्र की बात करें तो माया क्षेत्र से लेकर के हिमालय तक, माया क्षेत्र यानी कि हरिद्वार, हरिद्वार से लेकर के हिमालय तक का जो इलाका है उसी को केदारखंड यानी गढ़वाल बोला जाता है। और आपका जो नंदा देवी पर्वत है वहां से लेकर के कालगिरी पहाड़ी तक जो कि चंपावत में है, वहां तक के इलाके को मानसखंड बोला गया है। ठीक है, नेक्स्ट है कुबेर की राजधानी और मनु का निवास स्थान। देखिए, जो मनुष्यों के आदि पूर्वज है मनु और कुबेर की राजधानी, इन दोनों का कहां से संबंध है? अलकापुरी से इनका संबंध है, इसे भी आपने याद करना है। गणेश गुफा, नारद गुफा, मुचकुंद गुफा, स्कंद गुफा, ये सारी गुफाएं आपकी कहां हैं? बद्रीनाथ के निकट आपकी स्थित हैं। यहां से भी क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट है वशिष्ठ गुफा, वशिष्ठ कुंड, वशिष्ठ आश्रम, ये तीनों कहाँ हैं? तो चाहे आपसे गुफा पूछे, चाहे आपसे कुंड पूछे, चाहे आपसे आश्रम पूछे, ये तीनों आपके विशोन पर्वत पर हैं, टिहरी गढ़वाल के अंदर। ठीक है, भगवान राम ने अपने अंतिम समय में कहां पर तप किया था?
क्वेश्चन बनता है भगवान राम ने किस स्थान पर तपस्या करी थी? इन्होंने देवप्रयाग में तप किया था। ठीक है। समस्त तीर्थों का शिरोमणि, समग्र पापों का विनाशक किसे बोला जाता है? तो समग्र तीर्थों का शिरोमणि, समग्र पापों का विनाशक ये देवप्रयाग को बोला जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको याद करना है। ठीक है। भगवान राम ने यहां पर तपस्या करी थी और देवप्रयाग को समस्त तीर्थों का शिरोमणि बोला जाता है और समग्र पापों का विनाशक भी बोला जाता है। ठीक है। लक्ष्मण जी ने कहां पर तपस्या करी थी? तो इन्होंने टिहरी के तपोवन में तपस्या करी थी। ठीक है। रामायण काल का एक असुर था जिसका नाम था बाणासुर। ठीक है, एक दैत्य था। इसकी राजधानी कहां थी? तो रामायण काल का जो बाणासुर है इसकी राजधानी जोशी मठ में थी। इसको भी आपने याद करना है, ये क्वेश्चन भी आपका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। ठीक है। नेक्स्ट है, मानस खंड के अनुसार भगवान शिव ने किस स्थान पर तपस्या करी थी? यह भी आपका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। मानस खंड के अनुसार भगवान शिव ने जागेश्वर धाम में तपस्या करी थी। पिछले साल आपसे क्वेश्चन बना था कि जागेश्वर धाम किस भगवान को समर्पित है। तो अगर आपने ऐसा क्वेश्चन पढ़ा होगा तो आपको इजीली पता चल जाएगा ये भगवान शिव को समर्पित है। ठीक है। यहीं पर इन्होंने तपस्या भी करी थी, भगवान शिव को ये समर्पित है। जागेश्वर धाम को उत्तराखंड का 5वां धाम बोला जाता है और भगवान कार्तिकेय का जन्म भी यहीं पर हुआ था। ठीक है। नेक्स्ट है, महाभारत का वह पर्व जिसमें पांडवों के बद्रीनाथ यात्रा का उल्लेख हमें मिलता है। तो पांडवों के द्वारा बद्रीनाथ यात्रा करने का उल्लेख हमें महाभारत के वन पर्व में देखने को मिलता है। ठीक है। इसी वन पर्व में यह भी बताया गया है कि पांडवों ने बद्रीनाथ की यात्रा तो करी ही करी, साथ में भृंगतुंग की यात्रा भी करी। ठीक है। कहां से कहां तक? गंगा द्वार यानी हरिद्वार से वो निकले थे केदारनाथ और बद्रीनाथ की यात्रा पे। तो गंगा द्वार हरिद्वार को बोला गया है वन पर्व में और केदारनाथ को भृंगतुंग बोला गया है। ये क्वेश्चन पेपर में बहुत बार आता है कि पुराणों में, प्राचीन ग्रंथों में केदारनाथ को क्या बोला गया है? तो केदारनाथ को भृंगतुंग बोला जाता है। और कहां पर बोला है अगर एग्जैक्ट पूछ लिया जाए? महाभारत के वन पर्व में बोला गया है। ठीक है। इसी वन पर्व में जो ऋषि धौम्य है ये युधिष्ठिर को भारत के तीर्थों के बारे में बता रहे हैं। इसको भी आपने याद करना है। महाभारत के आदि पर्व में उत्तर कुरु और दक्षिण कुरु का वर्णन हमें देखने को मिलता है। कौन से वाले पर्व में? याद रखना, वन पर्व में नहीं, आदि पर्व में। आदि पर्व में हमें उत्तर कुरु और दक्षिण कुरु के बारे में जानकारियां मिल जाती हैं। नेक्स्ट है, पांडवों की ओर से युद्ध करने वाला कुडिंद राजा कौन था? यह भी एक प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। पांडवों की ओर से युद्ध करने वाला कुडिंद राजा था सुबाहु। इसकी राजधानी थी श्रीनगर में। महाभारत में हमें उल्लेख मिलता है कि यहां पर एक पुलिंद राजा, जिसे इतिहासकार कुडिंद मानते हैं कि एक पुलिंद राजा यहां का शासक था जिसकी राजधानी श्रीनगर में थी। इसने पांडवों की अधीनता स्वीकार करी और फिर उनकी तरफ से इसने महाभारत के युद्ध में भाग लिया था। ठीक है। महाभारत में कुडिंदों को क्या बोला गया है? तो महाभारत में कुडिंदों को द्विज बोला गया है। और कुडिंद नरेश को क्या बोला गया है? कल भी हमने देखा था, कुडिंद नरेशों को द्विज श्रेष्ठ बोला गया है। तो दोनों आपने याद करना है। ठीक है। नेक्स्ट है, यक्षों के निवास की पुष्टि कहां से होती है? डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, उत्तराखंड के किस मंदिर से यक्षों के निवास की पुष्टि होती है? तो यह है आपका जाखन देवी मंदिर जो कि अल्मोड़ा है। ठीक है। ऐसा क्वेश्चन भी बनता है कि अल्मोड़ा के जाखन देवी मंदिर से किसके निवास की पुष्टि होती है? तो आप बताएंगे यक्षों के निवास की। ठीक है। वैदिक काल में उत्तराखंड में किस जन का शासन था? प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। वैदिक काल में उत्तराखंड में त्रित्सु जन का शासन था। ठीक है। देखिए, वैदिक काल में जो आर्य लोग थे 5 जनों में विभाजित थे, 5 जातियों में विभाजित थे, जिसमें आपका पुरु था, एक अनु था, यदु, त्रिवसु और त्रित्सु। तो उत्तराखंड में कौन सा वाला जन था? उत्तराखंड में त्रित्सु जन था। इसे आपने याद करना है। ठीक है। यानी कि जो उत्तराखंड वाला इलाका था यहाँ का शासक कौन था? त्रित्सु जन। ठीक है। चलिए, तो यह हमने उत्तराखंड के पौराणिक स्रोतों के बारे में बात करी। अब हम उत्तराखंड के आदि निवासियों के बारे में बात करते हैं। चलिए,
उत्तराखंड में निवास करने वाली पहली जाति कौन है? तो उत्तराखंड में निवास करने वाली पहली जाति, उत्तराखंड आने वाला पहला जातीय समूह किसे माना जाता है? ये कोल को माना जाता है। इसे आपने याद करना है, ठीक है। अगर हम बात करें कोल को साहित्यिक ग्रंथों में क्या बोला गया है, तो कोल को मुंड या शबर बोला गया है। इसे भी आपने याद करना है, क्वेश्चन यहां से बन जाता है, ठीक है, कि कोल को साहित्यिक ग्रंथों में क्या बोला गया है? मुंड या शबर। जो शिव प्रसाद डबराल हैं वो कोल जाति को ही उत्तराखंड की मूल जाति मानते हैं। अगर आपसे क्वेश्चन भी बने उत्तराखंड की मूल जाति कौन है, आप कोल को ही बताएंगे। मूल जाति यानी आदि निवासी, मूल निवासी कौन है? कोल जाति, ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे। और इनको क्या नाम से जाना जाता है? कोलों को मुंड या शबर के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, कोल के बाद कौन आए थे? तो उत्तराखंड में कोलों के बाद आए थे किरात वंशीय, ठीक है, इसको भी याद करेंगे। किरात जाति उत्तराखंड में कोल के बाद आई थी, लेकिन जो गियरसन है वो किरात को यहाँ की प्राचीनतम जाति मानता है। तो अगर आपसे ओवरऑल पूछा जाए या डबराल जी का नाम लेकर पूछा जाए तो आप आंसर कोल करेंगे, लेकिन अगर आपसे गियरसन का नाम लेकर पूछा जाए कि गियरसन के आधार पर या गियरसन के अनुसार उत्तराखंड की प्राचीनतम जाति कौन है, तब आप किरातों का नाम बताएंगे, ठीक है। स्कंद पुराण में किरातों को क्या बोला गया है? तो स्कंद पुराण में किरातों को भिल्ल बोला गया है। इसे भी याद करेंगे, ठीक है। किरातों के बारे में हमें जानकारी अलग अलग ग्रंथों से भी मिलती है। महाभारत में भी किरातों के बारे में हमें जानकारी मिलती है। महाभारत का जो वन पर्व है वो ये कहता है कि किरातों के नेता कौन माने जाते हैं? पहला क्वेश्चन तो यही है। किरातों के नेता माने जाते हैं भगवान शिव। महाभारत का वन पर्व इसके बारे में जानकारी देता है कि किरातों के जो नेता थे भगवान शिव, इनके झंडे के नीचे किरातों ने अर्जुन के साथ युद्ध किया था। इसको भी आपने याद करना है, ठीक है, क्वेश्चन बन सकता है। इसके अलावा जो चंद्रगुप्त मौर्य था उसके दरबार में एक यूनानी राजदूत रहता था जिसका नाम था मेगास्थनीज। मेगास्थनीज की एक किताब है जिसका नाम है इंडिका, और उस इंडिका से ये जानकारी मिलती है कि उत्तराखंड के इस इलाके में किसका शासन था या यहाँ पर कौन सी जाति का आधिपत्य था? तो किरात जाति का आधिपत्य था, ठीक है। किरातों की भाषा की बात करें तो किरातों की भाषा को मुंडा बोला गया है, ठीक है। भिल नाम से जाने जाते हैं, इनकी भाषा को मुंडा बोला गया है। अब बात करेंगे किरातों के बाद कौन आया। किरातों के बाद आए थे खस, ठीक है, क्वेश्चन बन सकता है किरातों के बाद कौन आया? खस आए थे, यहाँ पे खस जाति आई थी। खसों को शूद्र वर्ग में कब शामिल किया गया था? तो खसों को शूद्र वर्ग में 1885 में शामिल किया गया था, ठीक है, इसे भी आपने याद करना है। खसों को शूद्र वर्ग में 1885 में शामिल किया गया। खसों से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट प्रथाएं हैं जो आपसे पूछी जाती हैं, जैसे टिकुआ प्रथा, झटेला प्रथा, देवदासी प्रथा कौन सी जाति में प्रचलित थी? तो ये आपके खसों में प्रचलित हैं, ठीक है, इसे याद करेंगे। टिकुआ प्रथा, झटेला, देवदासी ये सब किस में है? आपके खसों में प्रचलित हैं। टिकुआ प्रथा की अगर हम बात करते हैं, टिकुआ प्रथा में क्या था कि अगर कोई ऐसी स्त्री जिसके पति का निधन हो चुका है वो किसी और पुरुष के साथ अगर रहना शुरू कर देती है तो इसी प्रथा को बोला जाता था टिकुआ प्रथा। इसी प्रकार झटेला प्रथा थी खसों में प्रचलित कि अगर कोई स्त्री किसी दूसरे व्यक्ति से शादी कर लेती है तो जो उसके पहले पति से उत्पन्न पुत्र को झटेला वहां पर बोला जाता था। और तीसरी प्रथा थी देवदासी प्रथा, जिसमें जो खस जाति के लोग होते थे ये अपनी बड़ी बेटी को मंदिरों में दान कर देते थे। इसे भी आपने याद करना है, ठीक है, ज्यादा डिटेल में नहीं आता, केवल बस ये पूछेगा ये प्रथाएं किस जाति से संबंधित हैं, आप बताएंगे खस जाति से। नेक्स्ट है, अब हम प्रमुख अभिलेखों के बारे में बात करेंगे, ठीक है, कौन कौन से इंपॉर्टेंट अभिलेख हैं उनके बारे में। सबसे इंपॉर्टेंट है आपका कालशी का अभिलेख जो कि सम्राट अशोक मौर्य का है, ठीक है। कब का है ये अशोक का अभिलेख? आपका 257 ईसा पूर्व का है, ठीक है। जो अशोक का अभिलेख हमें मिला है कालसी से, ये कब का अभिलेख है? 257 ईसा पूर्व का। इस अभिलेख की खोज कब की गई थी? 1860 में इसकी खोज करी गई। इसके खोजकर्ता जॉन फॉस्टर थे, कहीं पर जॉन फॉरेस्टर लिखा है, कहीं पर जॉन फॉरेस्ट लिखा है, दोनों एक ही व्यक्ति हैं, इसको याद करेंगे, ठीक है। 1860 में इसकी खोज होती है, जॉन फॉरेस्ट इसकी खोज करते हैं। इसकी लिपि और भाषा की बात करें तो यह आपके ब्रह्म लिपि में है और प्राकृत भाषा में है।
पाली भाषा को अब अपने दिमाग से निकाल दीजिए। आपको क्या पूछा जाएगा, कौन सी भाषा में है, आप बताएंगे प्राकृत भाषा में है। ठीक है, इसमें जो निवासी हैं यहाँ के, अशोक का जो ये अभिलेख है, यहाँ के निवासियों को इसमें पुलिंद बोला गया है और यहाँ के क्षेत्र को अपरांत बोला गया है। तो इसको भी याद करना है कि अशोक के जो अभिलेख मिला है उसमें इस क्षेत्र के लोगों को क्या बोला गया है, पुलिंद, इस क्षेत्र को क्या बोला गया है, अपरांत। ठीक है, दोनों याद करने हैं। नेक्स्ट जो हमें मिला है वो है राजकुमारी ईश्वरा का लाखा मंडल शिलालेख। ठीक है, क्वेश्चन बनता है लाखा मंडल शिलालेख किससे संबंधित है, राजकुमारी ईश्वरा से। इस शिलालेख से किसके राज्य की पुष्टि होती है, तो लाखा मंडल शिलालेख जो है राजकुमारी ईश्वरा का, इससे हमें यादवों के राज्य की जानकारी मिलती है। ठीक है, यानी कि लाखा मंडल वाले इलाके में, इस क्षेत्र में जो देहरादून वाला इलाका है, यहां पर यदुवंशी राजाओं का शासन था। इसकी जानकारी कहां से मिलती है, तो राजकुमारी ईश्वरा के लाखा मंडल शिलालेख से मिलती है। ये इसी यादुवंशी राजाओं की थी, इन्हीं वंश से संबंधित थी राजकुमारी ईश्वरा। क्वेश्चन बनता है यदुवंश का संस्थापक कौन था, जिस वंश की ये थी। ठीक है, इस वंश का संस्थापक था श्रीसेन वर्मन। इसे भी आपने याद करना है। ठीक है, पूछा जाता है। और इनकी राजधानी कहाँ थी, इन यादवों की सिंहपुर इनकी राजधानी थी। ठीक है, अगला है हमारा राज्य में त्रिशूल लेख कहाँ से मिले हैं। तो राज्य में हमें प्रमुख त्रिशूल लेख दो जगहों से मिले हैं, एक आपके गोपेश्वर से मिला है और एक आपके बाड़ाहाट से मिला है। गोपेश्वर के रुद्रशिव मंदिर से हमें यहाँ पर एक जो त्रिशूल लेख है, यहाँ से मुख्यतः दो त्रिशूल लेख हमें मिले हैं रुद्रशिव मंदिर से। ठीक है, इन त्रिशूल लेखों की अगर हम बात करें तो एक त्रिशूल लेख नाग राजा गणपति नाग का है और दूसरा अशोक चल का है। ठीक है, इसको याद करेंगे। जो गोपेश्वर से त्रिशूल लेख मिले हैं इनमें ब्रह्म लिपि का इस्तेमाल किया गया है। ठीक है, और जो बाड़ाहाट से मिला है इसमें शंख लिपि का इस्तेमाल किया गया है। ये क्वेश्चन बनता है कि बाड़ाहाट का त्रिशूल लेख कौन सी लिपि में है, तो ये आपका शंख लिपि में लिखा गया है। और बाड़ाहाट त्रिशूल लेख से हमें अशोक चल के बारे में भी जानकारी मिलती है। ठीक है, नेक्स्ट है कतूरी राजा भूदेव का शिलालेख हमें कहां से मिला है। तो कतूरी राजा है भूदेव, कतूरी वंश के बारे में हम कल बात करेंगे, लेकिन इसका भी एक शिलालेख मिला है जो कि हमें बागेश्वर से मिला है। काफी इंपॉर्टेंट ये शिलालेख है क्योंकि इसमें हमें 8 कतूरी राजाओं के नाम देखने को मिलते हैं और इसी अभिलेख में ये बताया गया है कि कतूरी वंश का पहला राजा कौन था, बसंत देव इसका पहला राजा था। कहां से जानकारी मिलती है, बागेश्वर शिलालेख से। ठीक है, धारशिल शिलालेख किससे संबंधित है, ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का है। धारशिल शिलालेख आपके पंवार राजा, ये अनंतपाल कौन है, ये पंवार राजा है, इससे संबंधित है धारशिल शिलालेख। इसको भी आपने याद करना है, अनंतपाल से संबंधित है। अब हम बात करेंगे कुड़िंद वंश के बारे में। ठीक है, कुड़िंद वंश कौन थे, देखिए उत्तराखंड पर शासन करने वाली पहली राजनीतिक शक्ति कौन थी, तो उत्तराखंड पे शासन करने वाली पहली राजनीतिक शक्ति है कुड़िंद शक्ति। ठीक है, इसको याद करेंगे। पहला ऐतिहासिक शक्ति पूछेगा तो कतूरी या कार्तिकेयपुर को बताएंगे। पहली राजनीतिक शक्ति पूछा है, हम कुड़िंद को बताएंगे। कुड़िंदों को कहीं पर कुड़िंद बोला गया है, इन्हीं को कहीं पर कुलिंद बोला गया है, कहीं पर इनको पुलिंद भी बोला गया है, तो सारे इन्हीं के नाम हैं। ठीक है, जो कुड़िंद थे ये किसके अधीन थे, तो माना जाता है जो कुड़िंद राजा थे ये मौर्यों के अधीन थे जब मौर्य शासन चल रहा था। ठीक है, अगर हम कुड़िंदों के काल की बात करते हैं, कुड़िंदों का जो शासन काल था काफी लंबा शासन काल इनका माना जाता है। 1000 ईसा पूर्व से लेकर के 300 ईस्वी तक कुड़िंद काल उत्तराखंड में माना जाता है। और हम जानते हैं 300 ईसा पूर्व में यहाँ पर मौर्यों का शासन आता है और तब की बात है कि मौर्यों के अधीन थे कुड़िंद। इसको आपने याद करना है। ठीक है, इनके इतिहास का एकमात्र स्रोत इनकी मुद्रा है, इसे भी याद करेंगे, क्वेश्चन बनता है। कुड़िंद वंश की इतिहास की जानकारी हमें, या जो इनका इतिहास लिखा गया है इनके राजाओं के बारे में, वो हमें इनकी मुद्राओं से पता चलता है। हालांकि महाभारत में भी उल्लेख है लेकिन वहां पर केवल सुबाहु के बारे में उल्लेख है, बाकी ज्यादा डिटेल हमें इनके मुद्राओं से ही देखने को मिलती है। ठीक है, तो मुद्राओं को भी हम यहाँ पे कवर करेंगे।
जैसा मैंने आपको बोला, कुड़िंद काल काफी लंबा काल था, ठीक है। 1000 ईसा पूर्व से लेकर के तीसरी सदी तक इनका शासन था। तो इनके काल को 3 भागों में बांटकर पढ़ा जा सकता है। कौन कौन से भाग हैं? पहला है प्रारंभिक कुड़िंद काल। प्रारंभिक कुड़िंद काल आपके 1000 ईसा पूर्व से शुरू होता है और 500 ईसा पूर्व तक चलता है। इसके बाद आता है आपका मध्य कुड़िंद काल, जो कि 500 ईसा पूर्व से शुरू होता है और 200 ईसा पूर्व तक चलता है। और उसके बाद आता है आपका उत्तरवर्ती कुड़िंद काल, जो कि 200 ईसा पूर्व से शुरू होता है और 300 ईडी तक जाता है। उनके बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहले प्रारंभिक कुड़िंद काल की बात करते हैं, ठीक है। महाभारत में कुड़िंद राजा का सुबाहु का वर्णन हमें देखने को मिलता है। इसकी राजधानी श्रीनगर में थी। इसने पांडवों की अधीनता स्वीकार करी और पांडवों की तरफ से इसने युद्ध में भाग लिया, जैसा हमने ऊपर बात करी थी, ठीक है। फिर आता है आपका मध्य कुड़िंद काल। मध्य कुड़िंद काल की बात करें तो इसकी जानकारी का जो मुख्य स्रोत है वो अष्टाध्यायी है, जो कि पाणिनि की रचना है। और इससे हमें यह पता चलता है कि इनकी राजधानी कालकूट में थी, यानी कालसी में थी। यहीं पर एक क्वेश्चन और याद कर लेना, क्वेश्चन बनता है कालसी का प्राचीन नाम क्या है? तो कालसी का प्राचीन नाम है आपका कालकूट, ठीक है। और ये कब थी? जब मध्य कुड़िंद काल चल रहा था। इसको भी आपने ध्यान रखना है। फिर आता है आपका उत्तरवर्ती कुड़िंद काल। उत्तरवर्ती कुड़िंद काल की बात करें तो ये कुड़िंदों का चरमोत्कर्ष काल माना जाता है, ठीक है। क्योंकि शुरुआत में जब हमने प्रारंभिक की बात करी तो महाभारत में ये पांडवों के अधीन थे, फिर मध्यवर्ती में आए तो फिर ये मौर्यों के अधीन थे। अब था उत्तरवर्ती कुड़िंद काल, जो इनका चरमोत्कर्ष काल माना जाता है। इस काल में इनकी राजधानी शत्रुघ्न नगर में थी और इसके बारे में जानकारी, उत्तरवर्ती कुड़िंद काल की जानकारी हमें अधिकतम टॉलमी से मिलती है। क्वेश्चन बनता है कि किस विदेशी लेखक ने कुड़िंद शासन का वर्णन किया है? टॉलमी ने किया है, ठीक है। टॉलमी की किताब है ज्योग्राफी का, इसी में इसने इस वंश के बारे में बताया है, ठीक है। अब बात करेंगे कुड़िंद मुद्राओं के बारे में। कुड़िंद मुद्राएं, जैसे मैंने आपको बोला, इनके इतिहास का बहुत ही इंपॉर्टेंट स्रोत है, एकमात्र स्रोत है जहां से हम इनके राजाओं के बारे में, इनके सारी जानकारियां हमें मिलती हैं। कुड़िंद मुद्राएं हमें 3 प्रकार की मिली हैं। कितने प्रकार की कुड़िंद मुद्राएं हमें मिली हैं? 3 प्रकार की। कौन कौन सी हैं? देखिए, सबसे पहले है अमोघ भूति प्रकार की। एक और चीज याद करना, हमने ऊपर 3 कालखंड पढ़े, प्रारंभिक कुड़िंद, मध्यवर्ती और उत्तरवर्ती। ध्यान रखना, प्रारंभिक काल की हमें जो मुद्राएं मिली हैं उनमें केवल कुड़िंद अंकित होता था, ठीक है। केवल कुड़िंद, वो आपके ताम्र से बनी होती थी, ब्रह्म लिपि उसमें इस्तेमाल होती थी जो शुरुआत की हैं। जो ये 3 प्रकार की मुद्राएं हम पढ़ने जा रहे हैं, ये आपके उत्तरवर्ती काल की हैं। तो प्रारंभिक और मध्यवर्ती में हमें ज्यादा मुद्राएं नहीं मिली हैं, और जो मिली हैं उनमें किसी राजा का नाम नहीं है, केवल कुड़िंद का नाम हमें देखने को मिलता है, ठीक है। तो उत्तरवर्ती की जो कुड़िंद मुद्राएं हैं वो 3 प्रकार की हैं, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है अमोघ भूति प्रकार, ठीक है। अमोघ भूति प्रकार की मुद्राओं की बात करें, कुड़िंद वंश का सबसे शक्तिशाली राजा कौन था? अमोघ भूति। अमोघ भूति के इस लाइन से आपके 2 क्वेश्चन पेपर में पूछे गए हैं, सिर्फ इसी लाइन से। पहला, कुड़िंद वंश का सबसे शक्तिशाली राजा का नाम बताइए, और दूसरा, अमोघ भूति किस वंश का शासक था? दोनों आपको याद करना है, ठीक है। सबसे ज्यादा मुद्राएं हमें इसी की प्राप्त हुई हैं। हमने बात करी ना कि 3 प्रकार की मुद्राएं मिली हैं, अमोघ भूति प्रकार की, अल्मोड़ा प्रकार की और छत्रवेश्वर प्रकार की। सबसे ज्यादा मुद्राएं हमें अमोघ भूति की मिली हैं। इसकी मुद्राएं ताम्र और रजत इनकी बनी होती थी, इसे भी आपने याद करना है। जो आपके बाकी की कुड़िंद मुद्राएं हमें मिली हैं वो केवल ताम्र की बनी होती थी, लेकिन अमोघ भूति की मुद्राएं ताम्र और रजत दोनों की बनी हैं। इसकी लिपियों में, अमोघ भूति की जो मुद्राएं हैं, इनमें ब्राह्मी और खरोष्टी दोनों लिपि का इस्तेमाल किया गया है, जबकि जो अन्य मुद्राएं हैं कुड़िंदों की, उसमें केवल ब्रह्म लिपि देखने को हमें मिलती है, लेकिन इसमें हमें दोनों लिपियां इसकी मुद्राओं में मिल जाती है। इसको भी याद करेंगे। अमोघ भूति प्रकार की मुद्राओं पर किसका अंकन हमें देखने को मिलता है? तो देवी और मृग का अंकन हमें देखने को मिलता है, इसे भी आपने याद करना है।
एकमात्र कुड़िंद जिसकी मुद्राओं में महाराज लिखा गया है। जैसा हमने ऊपर बात करी कि अधिकांश कुड़िंदों में, खासतौर पे जो प्रारंभिक काल की मुद्राएं हैं कुड़िंदों की, उसमें केवल कुड़िंद लिखा गया है, ठीक है। लेकिन जो अमोघ भूति की मिली है, इसमें हमें महाराज भी देखने को मिलता है, तो इसे भी आपने याद करना है, ठीक है। चलिए अब हम बात करेंगे जो दूसरे प्रकार की मुद्राएं मिली हैं, अल्मोड़ा प्रकार की। यहां से भी क्वेश्चन बनते हैं। अल्मोड़ा प्रकार की मुद्राएं ये भी कुड़िंद वंश से संबंधित हैं। पहला क्वेश्चन तो आपका यही बन जाता है कि कुड़िंद, जो अल्मोड़ा प्रकार की मुद्राएं हैं, ये किस वंश से संबंधित हैं? कुड़िंद वंश। किसकी बनी है? ये ताम्र की बनी है और इनमें केवल ब्रह्म लिपि का इस्तेमाल हुआ है, ठीक है। इनमें लिखे राजाओं के नाम, देखिए अल्मोड़ा से हमें शुरुआत में 4 मुद्राएं मिली थी। इन मुद्राओं में 4 राजाओं के नाम थे, ठीक है। कौन कौन से वो राजा थे जिनके नाम हमें यहां पर मिलते हैं? मगभतस, शिवदत्त, हरिदत्त और शिवपालित। तो अल्मोड़ा से मिली मुद्राओं में हमें किन राजाओं के नाम मिलते हैं? इन राजाओं के नाम हमें देखने को मिलते हैं, मगभतस, शिवदत्त, हरिदत्त और शिवपालित। इन मुद्राओं को, जिसमें इन चारों के नाम हैं, वर्तमान में लंदन संग्रहालय, जो ब्रिटिश संग्रहालय है लंदन में, वहां पर रखा गया है, ठीक है। बाद में अल्मोड़ा से हमें 54 मुद्राएं और मिली। इन 54 मुद्राओं में अगर हम बात करते हैं तो एक मुद्रा शिवदत्त की मिली, इसके अलावा एक मुद्रा हमें आशेक की मिली और बाकी की सारी मुद्राएं गौमित्र की मिली। इसको भी याद करेंगे, क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है। अगला है छत्रेश्वर प्रकार। छत्रेश्वर प्रकार की मुद्राओं की अगर हम बात करते हैं तो इसमें भगवत छत्रेश्वर महात्मन अंकित है, तो इसीलिए इसे छत्रेश्वर प्रकार बोला गया है। और छत्रेश्वर को भगवान शिव का रूप यहां पर माना गया है और इसी आधार पर माना जाता है कि जो कुड़िंद लोग थे ये शिव भगवान को मानते थे, यानी कि ये शैव धर्म को मानते थे, ठीक है। दूसरा, इन मुद्राओं में कुषाण प्रभाव देखने को मिलता है। आगे हम बात करेंगे, आगे हम पढ़ेंगे अभी कि कुषाण काल की जो मुद्राएं थी उनमें शिव और नंदी के चित्र अंकित होते थे और इनमें भी छत्रेश्वर, जो भगवान शिव का रूप माना गया है, उनका चित्र देखने को मिलता है। तो ये मुद्राएं कुषाण प्रभाव इनमें हमें देखने को मिल जाता है, इसको भी याद करेंगे। इनकी लिपि की बात करें तो ब्राह्मी है और इनके धातु की बात करें तो ताम्र है। जैसा हमने ऊपर बोला कि केवल अमोघ भूति की होगी जो 2 लिपियों में होगी और 2 धातु की बनी होगी, बाकी सबकी हमें केवल एक एक मिला है, ठीक है, एक ही लिपि में, एक ही धातु में। एक बहुत इंपॉर्टेंट किताब है कुड़िंदों के सिक्कों को लेकर के, मॉर्फोलॉजी ऑफ कुड़िंद कॉइन्स। ये किताब किसकी रचना है? तो ये किताब MP जोशी की रचना है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट किताब है। कुड़िंदों के कुल कितने अभिलेख हमें अभी तक मिले हैं? कुड़िंदों के हमें अभिलेख भी मिले हैं, 5 अभिलेख मिले हैं, जिसमें से 4 अभिलेख हमें बरहूत, जो कि मध्य प्रदेश में है, यहां से मिले हैं। इसके अलावा एक अभिलेख हमें इनका मथुरा से भी मिला है। इसको भी आपने याद रखना है, आपको पूछा जा सकता है, ठीक है। हालांकि इन अभिलेखों में पुलिंद शब्द का इस्तेमाल है और इसमें पुलिंद राजाओं के द्वारा दान किए जाने का, यानी कि इन्होंने काफी सारे दान दिए, उसके साक्ष्य हमें देखने को मिलते हैं। किसका? पुलिंद का। और जैसा हमने बोला, इन्हीं पुलिंदों को कुड़िंदों के साथ जोड़कर देखा जाता है, इसको भी याद करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है, कुड़िंदों के बाद कौन आए थे? हमने कुड़िंद वंश के बारे में बात करी, कुड़िंद वंश की मुद्राओं के बारे में बात करी, उनके काल के बारे में देखा, स्रोत के बारे में देखा। कुड़िंदों के बाद शक यहां पर आए थे, शकों का शासन यहां पे रहा था। कई बार आपसे क्रम पूछ लेता है। देखिए, जब कुड़िंद वंश का जो सबसे शक्तिशाली राजा था अमोघ भूति, उसकी मृत्यु हो जाती है, उसके बाद कुड़िंदों के पास अभी जो मैदानी इलाका था और जो पर्वतीय इलाका था, दोनों अभी कुड़िंदों का था। लेकिन जैसे ही अमोघ भूति की मृत्यु होती है, जो ये मैदानी इलाका था, यहां पर शकों का अधिकार हो जाता है। पर्वतों पर अभी भी कुड़िंद वंश का शासन चल रहा है, ठीक है, तो उसको अभी हम नहीं छेड़ेंगे। अब जो भी घटना घटेगी वो मैदानों में घटेगी, ठीक है। अमोघ भूति की मृत्यु के बाद मैदानी इलाकों में शकों का अधिकार हो गया था और इस क्षेत्र में, उत्तराखंड में, शकों का भी शासन रहा। इसकी पुष्टि कहां से होती है? तो जो हमें कुमाऊं में सूर्य मंदिर देखने को मिलते हैं, चाहे वो कटारमल सूर्य मंदिर क्यों ना हो, तो ये मंदिर पुष्टि करते हैं कि यहां पर शकों का भी शासन रहा था, ठीक है। चलिए, शकों के बाद कौन आए? तो शकों के बाद यहां पर कुषाण वंश आया। तराई क्षेत्र, यानी कि जो मैदानी इलाका है वहीं पर, पर्वतीय इलाकों में अभी भी कुड़िंद वंश चल रहा है। उतना शक्तिशाली नहीं है लेकिन चल रहा है।
तो शकों के बाद कुषाण आया। कुषाण कालीन मुद्राएं हमें कहां कहां से मिली हैं? तो देखिए वीरभद्र, जिसे ऋषिकेश के नाम से जाना जाता है, ठीक है, मोरध्वज कोटद्वार या इसके आसपास के इलाके को बोलते हैं, और गौविषाण काशीपुर का प्राचीन नाम। इन जगहों से हमें कुषाण काल की मुद्राएं मिली हैं। एक क्वेश्चन गौविषाण को लेकर क्वेश्चन बन जाता है, गौविषाण के जो सिक्के हमें मिले हैं कुषाण वंश के, इनकी खोज कब हुई और किसने करी? तो गौविषाण से जो सिक्के मिले हैं इनकी खोज 1960 में के.पी. नौटियाल के द्वारा की गई। इसको भी याद कर लेंगे यहीं पर, ठीक है। कुषाणों का सबसे शक्तिशाली राजा कौन था? तो कुषाणों का सबसे शक्तिशाली राजा कनिष्क था, ठीक है। कनिष्क जो है इसकी राजधानी कहां थी? इसकी राजधानी थी पुरुषपुर, ठीक है। और यहां का जो तराई वाला इलाका था, उत्तराखंड का जो मैदानी इलाका था, वहां पर भी किसका शासन था? कुषाणों का, यानी कनिष्क का शासन था। पुरुषपुर इसकी राजधानी थी। पुरुषपुर आज का पाकिस्तान में जो आपका पेशावर है, ठीक है। अगर हम बात करें कुषाणों की जो मुद्राएं होती थी उनमें शिव और नंदी का चित्र हमें देखने को मिलता है, जैसे हमने ऊपर बात करी, और यही प्रभाव हमें किस पे देखने को मिलता है? कुड़िंदों की छत्रीश्वर प्रकार की मुद्राओं में। कुषाणों का दमन किसने किया? तो कुषाणों का दमन यौधेय शासकों ने किया। इसको भी याद करेंगे। 3 महत्वपूर्ण शक्तियां, देखिए मैदानों में कुषाण शासन कर रहे हैं, पर्वतों में कुड़िंद शासन कर रहे हैं। तभी आती है तीसरी शक्ति यौधेय, जो कि कुड़िंदों को पराजित, जो कुषाण थे उनको पराजित कर देती है, और यहां पर यौधेय शासन स्थापित हो जाता है। क्वेश्चन बनता है यौधेय शासक किसके समकालीन थे? तो इधर अब कौन आ गए? यौधेय शासक, और इधर कुड़िंद चल रहा है, तो ये कुड़िंदों के समकालीन थे। इसको भी याद करेंगे, क्वेश्चन बनता है कुषाणों का दमन किसने किया और ये किसके समकालीन है, ठीक है। यौधेय शासकों की मुद्राएं हमें कहां से मिलती हैं? तो यौधेय शासकों की मुद्राएं हमें जौनसार भाबर और कालो डांडा, जो कि पौड़ी में आप जानते हैं लैंसीडॉन का पुराना नाम है, यहां से हमें यौधेय शासकों की मुद्राएं देखने को मिलती हैं। इसके बाद आपसे क्वेश्चन बनता है, बाढ़ वाला यज्ञ वेदिका का निर्माण किसने करवाया था? यह क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, पिछले साल ही पूछा गया था। बाढ़ वाला यज्ञ वेदिका आपके देहरादून के जगत ग्राम में है, और इसका निर्माण शील वर्मन ने करवाया था, ठीक है। 2 मित्र राजाओं, जिसमें आपका एक मित्र राजा है मात्र मित्र और एक है पृथ्वी मित्र, ठीक है। तो मित्र वंश के राजा भी हमें यहां पर देखने को मिलते हैं। 2 मित्र राजा, इन दोनों का उल्लेख हमें कहां से मिलता है? तो इन दोनों मित्र राजाओं की जानकारी हमें काशीपुर से देखने को मिलती है, ठीक है। कृतपुर राज्य की स्थापना किसने करी थी? तो कृतपुर राज्य की अगर हम बात करते हैं, देखिए हमें यह देखने को मिलता है कि उत्तराखंड में कृतपुर राज्य भी स्थापित हुआ, जिसके संस्थापक कुड़िंदों को ही माना जाता है। यानी कि जो पर्वतों में राज कर रहे थे कुड़िंद, उन्हीं में से कुछ कुड़िंदों ने फिर से कृतपुर राज्य स्थापित किया उत्तराखंड के मैदानी इलाकों में। इसको आपने याद करना है। और ये जो कृतपुर राज्य था ये गुप्त साम्राज्य के अधीन था, इसे भी आपको याद करना है। ये जानकारी कहां से मिलती है? देखिए समुद्रगुप्त का जो प्रयाग प्रशस्ति लेख है उसमें यह बताया गया है कि ये जो कृतपुर राज्य है गुप्त साम्राज्य की ही एक क्या है? सीमा है। इसको भी आपने ध्यान रखना है, ठीक है। बाद में जो ये कृतपुर राज्य था इसको पराजित कर देते हैं और यहां पर नाग वंश का शासन हो जाता है। इसको भी याद करेंगे, ठीक है। नागवंश का शासन हो जाता है 5वीं सदी में। नागों के बाद कौन आते हैं? नागों को पराजित करते हैं कन्नौज के मौखरी, ठीक है। कन्नौज में मौखरी वंश का शासन था। अंतिम मौखरी नरेश कौन था? ग्रहवर्मा। और इस ग्रहवर्मा जब यहां पर नागों को यह पराजित कर देता है ये वंश, तो ग्रहवर्मा के अधिकार में आ जाता है। लेकिन हमने हिस्ट्री में पढ़ा है कि ग्रहवर्मा की हत्या हो जाती है। ये कन्नौज का शासक था। जैसे ही इसकी हत्या होती है इसका जो पूरा शासन था, इसका जो पूरा एरिया था, किसके अधिकार में चला जाता है? हर्षवर्धन के काल में वो हर्षवर्धन के अंडर चला जाता है। तो वैसा ही यहीं पर होगा। यहां पर अब कन्नौज के जो राजा था मौखरी राजा, इसका अधिकार था, लेकिन इसकी हत्या हो जाती है। आखिरी मौखरी राजा था। ग्रहवर्मा की हत्या के बाद यहां का शासक हर्षवर्धन बन गया। अब हम हर्षवर्धन तक पहुंच चुके हैं, ठीक है। हर्षवर्धन का दरबारी कवि कौन था? हर्षवर्धन का दरबारी कवि था बाण भट्ट, जिसकी रचना है हर्षचरित। और इसी से हमें उत्तराखंड में कौन कौन आया उसकी जानकारी मिलती है। इसको भी याद करेंगे, क्वेश्चन बनता है। अब हम बात करेंगे ह्वेनसांग की,
क्योंकि हम हर्षवर्धन तक आ गए, नाग, नाग के बाद मौखरी, मौखरी के बाद हर्षवर्धन, और हर्षवर्धन के ही बाद उत्तराखंड पे 3 प्रमुख शासन स्थापित होते हैं, जिसमें एक होता है पौरव वंश। उसके बारे में हम बात करेंगे और फिर आज की वीडियो को विराम करेंगे। देखिए, हर्षवर्धन के काल को लेकर के आपसे एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होइनसांग से पूछे जाते हैं। होइनसांग उत्तराखंड आया था हर्षवर्धन के काल में, ठीक है। होइनसांग ने उत्तराखंड को क्या बोला? होइनसांग ने उत्तराखंड को पोली ही मोपुलू बोला। इसको नाम याद करना है, क्वेश्चन बन जाता है, क्योंकि इसने हरिद्वार को भी नाम दिया, तो इन दोनों में कंफ्यूजन हो जाएगा। जो लंबा वाला नाम है ये उत्तराखंड को बोला। ये जो नाम होइनसांग ने दिया उत्तराखंड के लिए, कनिंगम कहता है कि होइनसांग ब्रह्मपुर कहना चाह रहा था, या इसका जो अर्थ है वो ब्रह्मपुर है। इसको भी याद करेंगे, ठीक है। हरिद्वार को इसने मोयुलू का नाम दिया, गंगा को होइनसांग ने महाभद्रा बोला। ये दोनों बातें आपको याद करनी है, ठीक है। हरिद्वार ये 634 में गया और काशीपुर यानी गौविषाण ये 636 में गया। गौविषाण के बारे में जानकारी भी हमें सबसे पहले होइनसांग के द्वारा ही प्राप्त होती है। इसको भी आपने याद करना है, ठीक है। हरिद्वार कब गया? 634। और पिछले साल ये क्वेश्चन बना था कि होइनसांग ने काशीपुर की यात्रा कब करी? 636 ईस्वी में करी थी। इसको भी याद करेंगे, ठीक है। फिर होता क्या है? होइनसांग हर्षवर्धन के काल में आया। जब हर्षवर्धन की मृत्यु हो जाती है तो उत्तराखंड में कई सारे छोटे छोटे राज्य स्थापित हो जाते हैं। इसमें 3 प्रमुख राज्य थे, ठीक है। पहला राज्य था आपका ब्रह्मपुर, ठीक है। दूसरा राज्य जो बनता है वो शत्रुघ्न बनता है, और तीसरा राज्य बनता है गौविषाण, ठीक है। इनसे आपके जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं वो ब्रह्मपुर से बनते हैं। अब उसी के बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। तो हमने हर्षवर्धन का काल और अब हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद हम आगे चलेंगे। देखिए, पौरव वंश के बारे में बात करते हैं। हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद जो सबसे बड़ा राज्य था वो था ब्रह्मपुर, और इसी ब्रह्मपुर पर शासन करते थे पौरव नरेश। इसीलिए पौरव वंश हम पढ़ेंगे, क्योंकि ब्रह्मपुर को लेकर क्वेश्चन बनता है। जो पौरव वंश था इसका उद्भव कब हुआ? उत्तरवर्धन काल में, यानी कि हर्षवर्धन के बाद, ठीक है। पौरव वंश का संस्थापक कौन था? तो विष्णुवर्धन पौरव वंश का संस्थापक माना जाता है। इसको भी याद करेंगे, क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है। इसकी अवधि की बात करें तो 6वीं सदी से लेकर 8वीं सदी तक पौरव वंश का शासन हमें देखने को मिलता है, ठीक है। इसको भी याद करेंगे। इनकी राजधानी यानी कि कहां पर ये शासन कर रहे थे? ये ब्रह्मपुर में शासन कर रहे थे। होइनसांग के अनुसार जो ब्रह्मपुर था, जिसका हमने ऊपर नाम देखा कि इसने पोली ही मोपुलू बोला, ठीक है। इसके अनुसार ये जो ब्रह्मपुर था ये पर्वतों से घिरा हुआ था, इसीलिए जो ब्रह्मपुर है इसे पर्वताकार वंश भी बोला जाता है, ठीक है। जो ये पौरव वंश है इसे पर्वताकार वंश भी बोला जाता है। तो अगर आपसे क्वेश्चन बने पर्वताकार वंश का संस्थापक कौन है, तो आप बताएंगे विष्णुवर्धन। अगर आपसे क्वेश्चन बने पर्वताकार वंश की राजधानी बताइए, तो आप बताएंगे ब्रह्मपुर। पर्वताकार वंश यानी पौरव वंश की आपसे बात होगी, ठीक है। एक और चीज याद करेंगे, जैसे मैंने आपको बोला कि हर्षवर्धन के बाद उत्तराखंड 3 राज्यों में जो था मेनली विभाजित हुआ, जिसमें आपका शत्रुघ्न था, जिसमें आपका ब्रह्मपुर था और जिसमें आपका गौविषाण था। इनमें सबसे बड़ा ब्रह्मपुर था, और ये जानकारियां कि ये सारी चीजें घटित हुई कहां से मिलती हैं? होइनसांग का जो यात्रा वृतांत है सियुकी के नाम से, यहां से हमें ये जानकारी मिलती है। इसको भी आपने याद करना है, ठीक है। अल्मोड़ा से मिले तालेश्वर ताम्रपत्र किससे संबंधित हैं? जिस प्रकार कुडिंद वंश के इतिहास की जानकारी का जो मेन सोर्स है वो उनकी मुद्राएं हैं, उसी प्रकार पौरव वंश की जानकारी का जो मेन स्रोत है वो इनके ताम्रपत्र हैं। अल्मोड़ा से हमें तालेश्वर ताम्रपत्र मिले हैं जो कि पौरव वंश से संबंधित हैं। इन ताम्रपत्रों की खोज 1915 में हुई थी, यानी कि 1915 में मिले थे। वाई के गुप्ते या कहीं पर वाई आर गुप्ते इनका नाम दिया गया है, इन्होंने इनको ढूंढा था। इसको भी याद करेंगे। तालेश्वर ताम्रपत्र किससे हैं? 1915 पौरव वंश, ठीक है। ये जो ताम्रपत्र हैं किन शासकों के हैं? तो ये आपके 2 महत्वपूर्ण राजा द्युतिवर्मन और विष्णुवर्मन द्वितीय के ताम्रपत्र हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है।
अगर हम बात करते हैं कि कितने राजाओं के नाम हमें देखने को मिलते हैं इस वंश के, तो जैसे मैंने आपको ऊपर बोला संस्थापक विष्णुवर्धन, उसे विष्णुवर्मन करना, ठीक है। तो विष्णुवर्मन इस वंश का संस्थापक, उसे विष्णुवर्मन प्रथम कर दीजिए। दूसरा शासक इस वंश का वृषवर्मन बोला गया है, तीसरा अग्निवर्मन बोला गया, चौथा द्युतिवर्मन और अंतिम राजा यहाँ का विष्णुवर्मन द्वितीय को माना गया है। यानी कि पहला भी विष्णुवर्मन और अंतिम भी विष्णुवर्मन माना गया है। तालेश्वर ताम्रपत्र मुख्यतः इन दो राजाओं से संबंधित था, ठीक है। अब बात करते हैं इनके शासन प्रबंधन की। पौरव वंश ने हर्षवर्धन की शासन व्यवस्था को अपनाया, क्योंकि हर्षवर्धन के बाद ही इनका वंश आगे बढ़ा था, तो हर्षवर्धन के काल की जो शासन व्यवस्था थी वही हमें यहां पर देखने को मिलती है। पौरव वंश में आय का मेन स्रोत क्या था? तो पौरव वंश में आय का मुख्य स्रोत था भूमि कर, ठीक है, जिसे भाग बोला जाता था। अब क्योंकि भूमि कर को भाग बोला जाता है और इस टैक्स वसूलने को क्या बोला जाएगा? भागिक बोला जाएगा। क्वेश्चन बनता है कि पौरव काल में भागिक कौन होता था? कर वसूलने वाला अधिकारी। कर को बोला जाता था भाग और वसूलने वाले को भागिक, ठीक है। यहां पर अन्न के रूप में लिया जाता था भूमि कर, जो कि छठवां भाग होता था। इसको भी आपने याद करना है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका पौरव वंश में भूमि को लेकर बनता है। देखिए, पौरव वंश में भूमि दो वर्गों में विभाजित थी। कौन कौन सी? एक थी केदार भूमि और एक थी सारी भूमि। केदार भूमि को सिंचाई वाली भूमि को बोला जाता था और सारी भूमि बिना सिंचाई वाली भूमि को बोला जाता था। यह क्वेश्चन पेपर में बना है कि पौरव काल में सिंचाई वाली भूमि को क्या बोला जाता था? आप बताएंगे केदार भूमि। पौरव काल में बिना सिंचाई वाली भूमि को क्या बोला जाता था? आप बताएंगे सारी भूमि। ये दोनों नाम आपने याद करने हैं, पेपर में आ चुका है। नेक्स्ट है भूमि नाप की विधियां। पौरव काल में भूमि नापने की कौन कौन सी विधियां प्रचलित थी? द्रोणवापम, खारीवापम, कुल्यवापम। आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा कि द्रोणवापम, खारीवापम, कुल्यवापम क्या है? तो ये भूमि मापने की विधियां थी, ठीक है, इसको ध्यान करेंगे। अब लास्ट में हम यहां पर देखेंगे जो हमें अलग अलग अभिलेख मिले हैं, चाहे वो पौरव वंश के हों या अलग अलग राजाओं के, कुछ इंपॉर्टेंट अधिकारियों के हमें नाम देखने को मिलते हैं। कौन किससे संबंधित है उसको यहां पर देख लेते हैं, ठीक है। आमत्य की बात करें तो अभिलेखों में जो वर्णित है आमत्य, ये प्रधानमंत्री को बोला जाता था। सेना का प्रमुख बोला जाता था बलाध्यक्ष। राजमहल यानी कि जिसको कोट बोला जाता था, उसके रक्षक को कोटाधिकरण बोला जाता था, ठीक है। क्वेश्चन बनता है कि राजाओं के, जो पौरव वंश के राजा थे, उनके निवास स्थल को क्या कहते थे? उनके निवास स्थल को कोट कहते थे, और कोट यानी राजमहल, और उसके रक्षक को कोटाधिकरण कहते थे। राज परिवार का रक्षक कौन होता था? राज परिवार का रक्षक प्रतिहार होता था। आने जाने वालों की देखरेख करने वाला, उन पे नजर रखने वाला राज तवारिक होता था। विदेश मंत्री संधि विग्रहक को बोला जाता था, ठीक है। लेखक वर्ग का जो प्रधान होता था उसे दिव्यपति बोला जाता था। राजाओं की गई प्रार्थनाएं गंतव्य तक ले जाने वाला उसे कारगिक बोला जाता था। यानी अगर राजा कोई डिसीजन लेता है तो उसे जनता तक पहुंचाने का काम कौन करता था? कारगिक करता था। और इसके बाद भोजनालय की व्यवस्था देखने वाला कौन होता था? यानी कि जो मेन रसोइया होता था, जो मेन शेफ होता था, उसे सुपकारपति बोला जाता था। इसके अलावा प्रशासनिक इकाई की अगर हम बात करते हैं तो प्रशासनिक इकाई का जो प्रमुख होता था उसे विषयपति बोला जाता था, और जो प्रांतों का मुख्य अधिकारी होता था उसे भौतिक बोला जाता था। इसको भी आपने याद करना है, ये सारे नाम आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स, ये था हमारी सीरीज है, एक क्रैश कोर्स है, मिनी क्रैश कोर्स, उसका आज हमने पहला वीडियो यहाँ पर कवर किया। वीडियो थोड़ी बड़ी हो सकेगी इस पूरी सीरीज में, क्योंकि हम बहुत जल्दी में और बहुत ही क्विक नोट्स के माध्यम से उत्तराखंड के इसी प्रकार नोट्स हम कवर करेंगे। आज हमने कितने सारे नोट्सों को यहाँ पर कवर किया है आप यहाँ पर देख सकते हैं। जैसे हमने शुरुआत में बात करी थी, कल के वीडियो में हम कत्यूरी राजवंश और चंदवंश के प्रशासन, चंदवंश के कर, सब कुछ हम कल के वीडियो में कवर कर जाएंगे। तो इसी प्रकार हम पूरे उत्तराखंड को, इसमें उत्तराखंड का भूगोल कवर करेंगे, उत्तराखंड का नदी तंत्र देखेंगे, उत्तराखंड की जो वन व्यवस्था है उसको देखेंगे, जनसंख्या को देखेंगे, सारी चीज़ें, सांस्कृतिक व्यवस्था को देखेंगे। सब कुछ आपका इसी सीरीज में इन 15 दिन की क्लासेस में कवर हो जाएगा, और आपको अलग अलग किताबें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, सारा मिक्सचर आपको इसी सीरीज में मिलेगा।
उम्मीद करता हूं आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें। सीरीज आपको कैसे लगी, क्लास आपको आज की कैसे लगी, वीडियो में हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको क्लास कैसा लगा। थैंक यू फ्रेंड्स।